बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर मैं आपके सामने अप्रैल से शुरू करूं, अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों के अंदर ईरान के अंदर जो हमले हुए हैं, उन हमलों की नौयत, उन हमलों का टारगेट और उन हमलों के पीछे कौन है, तो आपको ये सारे डॉट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको सारे टारगेट्स बताऊंगा कहां कहां पे हमले हुए। लेकिन इस वक्त हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ ईरान से है और आपको याद होगा कि जो नफ्ताली बेनेट है उसने भी हुकूमत संभालते हुए कहा था कि नेतन्याहू नहीं है इक़्तिदार में, लेकिन ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर इसराइल कोई समझौता नहीं करेगा। और जब रईसी साहब जीत गए तो नफ्ताली बेनेट ने उसके ऊपर भी जो रद्दअमल दिया वो यही रद्दअमल था कि ये एक रेड लाइन है, इसको वेकअप कॉल के तौर पे लिया जाए, क्योंकि अब वक्त कम हो गया है, हमारे लिए इस चीज को रोकना नामुमकिन है। जिसके बाद आज ईरान के अंदर अमली तौर पे मुजाहिरा किया गया है। ये 1 हफ्ते के दौरान इसराइल की तरफ से ईरान के अंदर दूसरा बड़ा हमला है। आपका सवाल ये होगा कि हम ये इल्जामात क्यों लगा रहे हैं? अभी हमला हुआ है और ईरान का मीडिया रिपोर्ट जिस हमले के मुतालिक कर रहा है, आप उसके बारे में इसराइल का नाम क्यों ले रहे हैं? मैं आपको सबूत के साथ तमाम हकाइक सामने रखते हुए इसराइलियों के अपने मुंह से, इसराइलियों के अपने अखबारात से और इसराइलियों के अपने हुकाम के उन बयानात की रोशनी में ये साबित करूंगा कि ये एक प्री प्लान चीज़ें हैं और टारगेट करके यहाँ पे हमले किए जा रहे हैं। और आज का हमला भी माजी के हमलों से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन ईरान के लिए आज एक लिहाज से जंग के सायरन्स बज उठे हैं। वजह यह है कि आज ईरान के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और ईरानी सरजमीन के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। अगर ईरान की सरहद के अंदर कोई ड्रोन घुस गया है, कोई ड्रोन बाहर से आया है, तो बुनियादी सवाल यह है कि यह ड्रोन किस मुल्क से ऑपरेट किया गया है। दूसरा सवाल यह है कि क्या आज ईरान के अंदर से ये ड्रोन ऑपरेट हुआ है और ईरान के अंदर मोसाद का इतना स्ट्रांग नेटवर्क मौजूद है कि वो ईरान के जौहरी प्लांट के ऊपर या ईरान की किसी जौहरी बिल्डिंग के ऊपर कहीं भी किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर कुछ फोर्स की सलाहियत के ऊपर बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा। ये सारे सवालों के जवाब है। और जब ये हमला हो गया है तो रईसी साहब ने अभी इक़्तिदार तो नहीं संभाला, वो अगस्त के महीने में संभालेंगे, लेकिन सुप्रीम लीडर तो अपने मनसब के ऊपर मौजूद हैं। और सुप्रीम लीडर ने कुछ फोर्स को क्या हुक्म दिया है, क्योंकि ये रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अब इसके बाद अगर कुछ फोर्स ईरान के हमारे दोस्त अब भी सोए रहेंगे तो शायद अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, उनका हाल भी शाम जैसा, उनका हाल भी इराक या लीबिया के एटमी प्रोग्राम जैसा हो सकता है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसकी वजह यह नहीं है कि हम एटमी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं या हम चाहते हैं कि दुनिया के पास एटम बम होना चाहिए। और ये उसकी वजह बड़ी सादा सी है कि अगर आपके दुश्मन के पास है और दुनिया दुश्मन को नहीं रोकती, सिर्फ आपको रोकती है, तो इसका मतलब यह है कि रोकने वाली दुनिया आपकी दुश्मन है। अगर इसराइल को एटम बम बनाने से कोई नहीं रोक पा रहा तो फिर ईरान को क्यों रोका जा रहा है? ये हमारा बुनियादी नुक्ता है। ये तमाम तफसीलात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, खबर यह है कि आज बुध के रोज ईरान के अंदर जंग के सायरन्स बजे हैं। जंग के सायरन्स बजने का मतलब क्या होता है? जब एक मुल्क की एक रेड लाइन होती है और अगर वो रेड लाइन क्रॉस हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो दुश्मन अब हालत जंग में है, उसका दुश्मन उसके ऊपर अटैक कर चुका है और आप दुश्मन को जवाब देने की पोजीशन में होते हैं, या आपके पास वो अखलाकी जो अथॉरिटी है वो आ जाती है। आज 1 हफ्ते के रोज, यानी हफ्ते के रोज का मतलब यह है कि 1 हफ्ते के दिन ईरान के 2 ऐसे प्लांट्स के ऊपर हमला किया गया है, या 2 ऐसी साइट्स के ऊपर हमला किया गया है कि इन दोनों साइट्स का ताल्लुक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ है। और रईसी साहब के सदर बनने के बाद ये दोनों हमले किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आज के हमले के मुतालिक, फिर मैं बाकी चीजें बताना चाहता हूं। आज ईरान के अंदर एक न्यूक्लियर बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ है और इस हमले के मुतालिक जो ईरान का मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, कुछ फोर्स के जराये के हवाले से खबरें ये रिपोर्ट की गई हैं कि वहां पे ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। और जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है इसके मुतालिक बताया गया है कि ये
ईरानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग है। यानी बराह रास्त इसका मतलब यह है सीधा साधा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई एक इमारत को निशाना बनाया गया है। और मैं इस बिल्डिंग के मुतालिक बताऊंगा कि इस बिल्डिंग को निशाना क्यों बनाया गया है और ये बिल्डिंग है कहां पे। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना ये चाहता हूं कि हफ्ते के रोज, यानी आज बुध है, हफ्ते के रोज बुशहर में जो इनका वाहिद जौहरी तवानाई घर है, जहां से ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, यूरेनियम को इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा करते हैं, उसको हंगामी तौर पे बंद करना पड़ा, क्योंकि बताया गया कि वहां पे कुछ ऐसे मसाइल हुए हैं। अभी तक ईरान ने उसके मुतालिक भी नहीं बताया। और आज बुध के रोज इन्होंने एक और नई बिल्डिंग के अंदर, ये हम नहीं कह रहे, ईरान का मीडिया प्रेस टीवी इसको रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा टीवी इसको रिपोर्ट कर रहा है, और ईरान के हुकाम के हवाले से ये खबरें इस वक्त तमाम मीडिया बता रहा है जी कि बिल्कुल हमला हुआ है। लेकिन मैं सबसे पहले बता के इस हमले के नतीजे में नुकसान क्या हुआ है मैं वो बताना चाहूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले बताना ये चाहता हूं कि यह हमला हुआ कहां पे है। यह हमला तेहरान से 40 किलोमीटर दूर एक कराच सिटी के अंदर हुआ है। और कराच सिटी के अंदर 1974 के अंदर यह बिल्डिंग बनी थी ईरानियन एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पे यह हमला हुआ है। और इस वक्त की हमारी तलात के मुताबिक जो कुछ फोर्स है उसका यह दावा है कि उन्होंने इस हमले को नाकाम बना दिया है, और इस हमले के नतीजे में ना तो उनका कोई जानी नुकसान हुआ है और ना ही माली नुकसान हुआ। अल्लाह का शुक्र है। और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई क्योंकि इस वक्त जो है, मिसाल के तौर पे प्रेस टीवी ने बताया है कि हॉस्टाइल अटेम्प्ट अकर्ड, अटेम्प्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। दीगर तमाम मीडिया भी ये बता रहा है कि एक ऐसी कोशिश की गई है, हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन अटैक को नाकाम बना दिया गया है। फेल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, अटेम्प्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी बातें हैं। अब उस सवाल का जवाब देना चाहते हैं, और इस वक्त ये बताया गया है कि ये मालूम नहीं हो पाया कि ये ड्रोन जो है ये कहां से ऑपरेट किया गया है, इसका ओरिजिन कहां से है, या इसको इस्तेमाल कौन कर रहा था। जानी और माली नुकसान मैंने आपको बता दिया नहीं हुआ और तहकीकात की जा रही है। अब सवाल यह है कि इसका इल्जाम इसराइल के सर कैसे थोपा जा सकता है, या हम ये बात क्यों कर रहे हैं। मैं आपको टारगेट वाइज चीजें बताना चाहता हूं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। आपको अप्रैल के महीने में नतान्स के अंदर होने वाला, जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान पहुंचाया गया था, आपको याद होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मोहसिन फखरीजादा साहब को एक जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए शहीद किया गया। इसके अलावा और बहुत सारे अटेम्प्ट्स हैं। अब मैं आपको दो बातें याद दिलाना चाहता हूं। एक नेतन्याहू की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम यहां से डाटा चोरी करने के लिए हमारी पूरी डिप्लॉयमेंट है, और वो फिजिकली फाइल चुराने से पहले ही हमारे जो एजेंट्स हैं उन्होंने वहां से चीजें निकाल ली। पहला सबूत, मोसाद के चीफ का जो जाने वाला चीफ था, उसका एक इंटरव्यू जो इसराइल के मीडिया ने रिपोर्ट किया, उसके अंदर वो नाम लेके कहता है कि ईरान की जौहरी साइट्स के ऊपर जितने हमले होते हैं उसमें मोसाद इन्वॉल्व है। फिर उन्होंने मोहसिन फखरीजादा के हवाले से कहा कि हम ये बुनियादी तौर पर जो है ये मैसेज कन्वे कर रहे थे बाकी साइंसदानों को कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से अलग हो जाओ, अगर अलग नहीं होगे तो हम तुम्हारे दोस्तों के पास तुम्हें पहुंचा देंगे। ये हैं वो बुनियादें जिसकी बुनियाद के ऊपर इसराइल का नाम आता है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।